हेलो पीपल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चैप्टर 2 हमने ख़त्म कर लिया है। बीच में छोटा सा 2 दिन का ब्रेक लिया। मैं काम से बाहर गया था। अब आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3, एमओए एंड एओए। हमने बहुत डिटेल्ड में चैप्टर 2 को ख़त्म किया है। अब वो जो हमने बेस बनाया है उसकी वजह से चैप्टर 3 हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल एकदम पपलू चैप्टर रहेगा ये। ये वैसे है नहीं, लेकिन जितनी ज़बरदस्त तरीके से हमने चैप्टर 2 का बेस बनाया है, उसके बेस के मुताबिक ये बहुत आसान हो जाएगा। क्या नाम है चैप्टर 3? एमओए एंड एओए, ये हमारा चैप्टर है। ठीक है? तो आज मेरे ख्याल में 2 सवा 2 घंटे की क्लास होगी, जिसमें हम अच्छा खासा एमओए और एओए के बारे में पढ़ेंगे। और मेरे ख्याल में 5 से 6 क्लास के अंदर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। मतलब इस वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हमने अभी क्या पढ़ा इसके पहले? चैप्टर 2 क्या टाइप्स ऑफ कंपनीज हमने ये पढ़ा। उसमें मैंने आपको बताया था सेक्शन 2 क्लोज 20 में कंपनी का मतलब क्या? कंपनी मींस अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। मतलब क्या बताया था मैंने कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। क्या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हम कंपनी बोलते हैं? जनरल मीनिंग कंपनी है, लेकिन क्या उसको हम कंपनी बोलते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ वही एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट या प्रीवियस किसी कंपनी लॉ में क्या है? रजिस्टर्ड है। जब ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनीज एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हो जाता है, तो इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हम क्या बोलते हैं? कंपनी। बराबर। अच्छा, फिर मैंने आपको सेक्शन 7 लिंक करवाया था कि ये रजिस्टर्ड कैसे होता है। तो क्या होता है ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ये क्या mca.government.in, इसमें क्या करता है? एप्लीकेशन फाइल करता है फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन से फॉर्म में? INC 32, जिसका नाम अभी क्या है? स्पाइस प्लस। और बदले में फिर क्या करती है एमसीए? इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देती है। बराबर। इन फॉर्म नंबर INC 11। ऐसा कुछ हमने पढ़ाया था लिंक करा के। अच्छा, जब ये एप्लीकेशन फाइल करता है रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर द इनकॉर्पोरेशन, कि मुझे एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट करो, तो ये एप्लीकेशन के साथ साथ दो और डॉक्यूमेंट्स फाइल करता है। दो और डॉक्यूमेंट्स फाइल करता है। अब वो डॉक्यूमेंट्स फाइल करता है तो उसको फाइल करने से पहले बनाना पड़ेगा, तभी तो वो फाइल करेगा। तो कौन से वो दो डॉक्यूमेंट्स है? तो पहला है MOA, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और दूसरा है AOA, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 क्लोज 56। इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 क्लोज 5। तो कौन से दो डॉक्यूमेंट वो फाइल करता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन? MON एंड AOA। उसके पहले उसको वो बनाने पड़ते हैं। MOA एंड AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। अब MOA क्या है? सेक्शन 2 क्लोज 56 एंड ये AOA सेक्शन 2 क्लोज 5। ठीक है। अच्छा, MOA मैंने बोला MOA उसको बनाना पड़ता है। तो जब वो MOA बनाता है, MOA में क्या लिखा होता है? क्या होता है MOA में? MOA में होते हैं 6 क्लॉजेस। क्या होते हैं? 6 क्लॉजेस। पहला होता है नेम क्लॉज। मतलब कंपनी का नाम क्या है वो नेम क्लॉज में लिखा होगा। अभी मैं खाली आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। अभी हमने कोई चैप्टर शुरू किया नहीं है, आगे शुरू करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। दूसरा क्या होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। क्या होता है दूसरा क्लोज? यहाँ पे किस बारे में लिखा होगा? कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। तीसरा तीसरा होता है ऑब्जेक्ट क्लोज। इसमें क्या लिखा होगा? कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पर्पस है जिसके लिए ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है, वो लिखा होगा। फोर्थ, लायबिलिटी क्लोज। यहाँ पे क्या लिखा होगा? लायबिलिटी लिखी होगी मेंबर की। अभी मैंने आपको 2 लेक्चर पहले बताया था, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कौन सी है, कैसी है? अनलिमिटेड है, लिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, या लिमिटेड बाय गारंटी है? क्या है वो यहाँ लिखा होगा।
फिर क्या लिखा होगा, एक और क्या लिखा होगा, कैपिटल क्लोज। यहाँ पे क्या लिखा होगा, कंपनी का कैपिटल कितना है, कितने कैपिटल से कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है, यानी कितने पैसों से कंपनी को बनाया गया है, इतना पैसा आप कंपनी का है, तो कैपिटल की बात यहाँ पे लिखी होगी। 6th क्लोज लिखा होगा सब्सक्रिप्शन क्लोज। क्या लिखा होगा, सब्सक्रिप्शन क्लोज। यहाँ पे क्या लिखा होगा, सब्सक्रिप्शन क्लोज में लिखे होंगे नेम, किसका नाम, नेम ऑफ पर्सन्स हु हैव फॉर्म्ड द कंपनी, जो इस कंपनी को बना रहे हैं उन पर्सन्स के नाम लिखे होंगे। मैंने आपको बताया था सेक्शन 3 सेक्शन 4, क्या बताया था सेक्शन 3, जल्दी से फटाफट याद करिए सेक्शन 3, कि प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए कितने मिनिमम पर्सन चाहिए, 2। पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कितने मिनिमम पर्सन चाहिए, 7। और ये जो पर्सन है इनको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइबर। जो इनकॉर्पोरेट करते हैं कंपनी का वो पर्सन को क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर। एंड एवरी सब्सक्राइबर नीड्स टू परचेज एटलीस्ट 1 शेयर, और जो कंपनी का एक शेयर परचेज करेगा उसको क्या बोलते हैं, मेंबर। ये लिंक करा के बताया था सेक्शन 3 सेक्शन 4 सेक्शन 2 क्लोज 55 पूरा लिंक करा के। तो ये जो है इनकॉर्पोरेटेड में मिनिमम 2, मैक्सिमम 7, ज्यादा मिनिमम 7, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं पर मिनिमम 2 होने चाहिए प्राइवेट में, मिनिमम 7 होने चाहिए पब्लिक में। तो ये जो इनकॉर्पोरेट के टाइम जो सब्सक्राइबर है जिन्होंने कंपनी को बनाया है शेयर सब्सक्राइब करके, उनके नाम यहाँ पर लिखे होते हैं सब्सक्रिप्शन क्लोज में। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज किसने बनाई, मुकेश अंबानी ने, धीरू भाई अंबानी ने, तो किसका नाम लिखा होगा सब्सक्रिप्शन क्लोज में, धीरू भाई अंबानी का। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप चीज ये 3 वर्ड देखो, सब्सक्राइबर, फिर प्रमोटर, फिर मेंबर। तीनों लगभग सेम सेम लगते हैं हमको, लेकिन अलग अलग है। मैं आपको बताऊं मेंबर कौन है, मेंबर का मतलब वो होता है कि जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है, जो कंपनी रजिस्टर मेंबर मेंटेन करती है, यानी जिसने शेयर्स परचेज किए हैं उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होता है। तो जो भी कंपनी का शेयर होल्ड करता है जिसका उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेंबर। प्रमोटर यानी जिसने कंपनी को बनाया है, और वही क्या है, सब्सक्राइबर। प्रमोटर मतलब जो कंपनी को अभी प्रमोट कर रहा है, कंपनी कंपनी को प्रमोट करता रह रहा है, जब बनाने के टाइम प्रमोट करा था, ये अब बाद में वो प्रमोट कर रहा है। तो प्रमोटर का मतलब भी वो जिसने कंपनी को बनाया। सब्सक्राइबर जिसका नाम लिखा है कहाँ पे, एमओए में, किधर, सब्सक्रिप्शन क्लोज में। मतलब जो कंपनी फॉर्म हुई है और जो पहले पहले सब्सक्राइबर है जिनका नाम लिखा हुआ है, जिन्होंने कंपनी के सब्सक्रिप्शन क्लोज में नाम लिखा है कि इन्होंने कंपनी फॉर्म की है, वो होता है सब्सक्राइबर। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आप एक बात समझ लेना, एवरी सब्सक्राइबर इज प्रमोटर, बट एवरी प्रमोटर नीड नॉट टू बी सब्सक्राइबर। क्या इसका मतलब बताओ, कि हर सब्सक्राइबर जो है वो प्रमोटर तो होगा, मतलब जिसने सब्सक्राइब कर रहा है वो प्रमोटर ही है, लेकिन हर प्रमोटर सब्सक्राइबर नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूँ, धीरू भाई अंबानी, उनका नाम सब्सक्रिप्शन क्लोज में है, सब्सक्राइबर है, मतलब उन्होंने कंपनी को प्रमोट किया, उन्होंने कंपनी को बनाया है, तो वो प्रमोटर भी है। लेकिन लेकिन उनका देहांत हो गया। अब कंपनी का प्रमोटर कौन है, मुकेश अंबानी, कंपनी को चला रहा है। प्रमोटर कौन है अब, मुकेश अंबानी। लेकिन क्या मुकेश अंबानी सब्सक्राइबर भी है, सब्सक्राइबर तो धीरू भाई अंबानी थे, उनका नाम लिखा हुआ है एमओए में। और मैं आपको बता दूं सब्सक्रिप्शन क्लोज में एक बार जो नाम लिख दिया वो कभी चेंज होता नहीं है। भले ही धीरू भाई अंबानी मर गए, लेकिन सब्सक्राइबर तो अभी भी कौन है, धीरू भाई अंबानी। और मुकेश अंबानी अब क्या है, प्रमोटर है। यानी एवरी सब्सक्राइबर इज प्रमोटर, बट एवरी प्रमोटर इज नॉट अ सब्सक्राइबर। उसी तरह every subscriber is member, but every member is not a subscriber। मैंने क्या बताया था, सब्सक्राइबर को एक शेयर परचेस करना तो जरूरी है, और जो शेयर परचेस करता है मेंबर है, तो हर सब्सक्राइबर मेंबर तो है, लेकिन हर मेंबर सब्सक्राइबर नहीं है। मेंबर का मतलब तो क्या है, जिसने शेयर परचेस किया, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है। जरूरी नहीं है, अभी मैं समझ लो, अब मैं जाकर रिलायंस का अभी शेयर परचेस कर लो शेयर बाजार से, तो क्या मैं सब्सक्राइबर भी हूँ, मैं सिर्फ मेंबर हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने शेयर परचेस किया। सब्सक्राइबर कौन है, जिसका नाम सब्सक्रिप्शन क्लोज में एमओए के अंदर लिखा है, वो ही सब्सक्राइबर है। तो ये वैसे तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है,
तो क्या पढ़ेंगे हम? 6 क्लोज पढ़ेंगे इसके अंदर। नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। एक और क्लोज होता है, 7वां क्लोज, नॉमिनेशन क्लोज। लेकिन वो अभी आपके लिए अभी काम करनी है, वो सिर्फ 1% कंपनी के लिए होता है। तो जब उसकी बात आएगी मैं आपको बता दूंगा, उसमें नॉमिनीज के बारे में लिखा होता है। तो अभी मेन जो क्लोजेज है वो कितने होते हैं? एमओए में 6 क्लोजेस होते हैं। ठीक है। अब एओए, एओए क्या होता है? एओए में क्या लिखा होता है? जल्दी बताइए, क्या लिखा होता है एओए में? तो रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रन दी कंपनी। क्या लिखा होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी को चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ लिखे होते हैं? एओए में लिखे होते हैं। मतलब ये जो रूल्स है, दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्क्राइब्स, बताते हैं, हाउ कंपनी विल बी रन एंड गवर्न। क्या बताते हैं? कि कंपनी कैसे चलेगी, कैसे गवर्न होगी। मैं आपको बताऊं, आपके घर में रूल्स होंगे, आपके मम्मी पापा ने बनाए होंगे कि रात को 11 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है। अगर बाहर हो तो 11 बजे तक घर आ जाना है। क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशन है? इसके बाद आओगे तो क्या पनिशमेंट मिलेगी? मार पड़ेगी। अगले दिन जाने नहीं मिलेगा 11 बजे तक भी। तो ये क्या रूल्स है? आप स्कूल में जाते हो, जा रहे थे मतलब, अब तो खत्म हो गई। तो क्या था? रूल्स है, यूनिफॉर्म यही पहन के आना है, ब्लैक शूज ही पहन के आना है, स्पोर्ट्स शूज नहीं होने चाहिए, वो नॉर्मल शूज होने चाहिए, आधी आस्तीन का शर्ट नहीं होना चाहिए, पूरी पूरी फुल स्लीव्स का शर्ट होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, टाई यहाँ तक होनी चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए, उसके बिना नहीं चलेगा। तो ये क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है स्कूल चलाने के। उसी तरह कंपनी को चलाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो कहाँ लिखे होते हैं? कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। अब मेरे को आपको यार आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिखाना था वैसे तो, पर मेरे भी टेबलेट में है नहीं। 2 मिनट मेरे को दो, साइड में लैपटॉप पड़ा है, मैं लैपटॉप से उसको टेबलेट में लेता हूँ, फिर तुमको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बार झलक दिखाता हूँ कैसा होता है। 2 मिनट, 2 मिनट दो खाली मेरे को। देखो मैंने मेरे टेबलेट में ले लिया है इसको। अब मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आर्टिकल होता कैसा है। व्हाट्सएप खोल लूँ मैं पहले। देखिए, ये क्या है? ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चैट वेट मत पढ़ लेना तुम व्हाट्सएप की भाई, देख लेना भाई, अगर आया हो तो उसको ब्लर कर देना। देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैसा होता है मैं आपको दिखाऊं। मैंने आपको क्या बताया? 6 क्लोजेज होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। देखो पहले क्या लिखा है? इसका नाम, ये नेम क्लोज है। फिर क्या? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में रजिस्टर्ड ऑफिस बताया गुजरात। फिर उसका ऑब्जेक्ट बताया है कि भाई उसका ऑब्जेक्ट क्या था? टू कैरी ऑन द बिजनेस रिलेटेड फैब्रिकेशन सर्विस। फिर वो उसका सब ऑब्जेक्ट बताया है, ये ऑब्जेक्ट बता दिया। ऑब्जेक्ट क्लोज के बाद ये पूरा अभी ऑब्जेक्ट क्लोज चल रहा है, ऑब्जेक्ट क्लोज चल रहा है, ऑब्जेक्ट क्लोज चल रहा है। अब
ये लायबिलिटी क्लोज आया कि भाई लायबिलिटी क्या है, अमाउंट अनपेड, लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर्स। फिर क्या बता दिया, फिर उसके बाद बता कैपिटल क्लोज कितना है भाई, लाख रुपए कैपिटल है, बराबर। फिर सब्सक्रिप्शन क्लोज आ गया कि भाई एक सोहेल खान सब्सक्रिप्शन है, एक अकबर अनवर आलम सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइबर है, ये दो सब्सक्राइबर है कंपनीज के। तो इस तरह एमओए में लिखा होता है, समझ रहे हो, ये होता है इस तरह से होता है एमओए। अब इसी तरह मैं आपको दिखा दूं एओए, देखो ये एओए है, देखो चल रहा है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, कितना है, बड़ा होता है एओए। देखो एओए जाएगा कितना, 92 क्लोजेज है अंदर। ये क्या है, कैसे है, सब अपन अभी पढ़ेंगे, ये खाली मैंने आपको झलक दिखाई कि एओए में क्या लिखे होते हैं, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह लिखे होते हैं। आ जाइए, अपन लोग आ जाइए वापस अपने नोट्स पे भाई। ठीक है, ये क्या आ गया, अरे बाप रे, ये क्या खोल दिया मैंने, ठीक है, कुछ और खोल दिया था वो तो, बराबर। तो एओए में क्या लिखा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब कंपनी कैसे चलेगी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये मेरे क्लाइंट का एओए में था जो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। इसको गलत इस्तेमाल मत कर लेना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके, वैसे तो कुछ कर नहीं पाओगे, कंपनी वैसे में कुछ है भी नहीं, कंपनी में खाली उसने बनाने के लिए बना दी थी, ना कुछ काम कर रहा है ना कुछ, समझ रहे हो। अभी अपने ने चैप्टर चालू किया नहीं है, ये तो सिर्फ मैं तुमको अभी माहौल बना रहा हूँ, माहौल, ठीक है। आओ, एम ओ ए, क्या सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लोज 56, क्या सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लोज 56। अब ये जो एम ओ ए है, इसमें हमको पढ़ना क्या है, एम ओ ए में हमको दो चीजें पढ़नी है। पहला, ये 6 क्लोजेस जो मैंने आपको बताया, ये एंड दूसरा इसके साथ में एंड, क्या ये 6 क्लोजेस जो है, क्या ये अल्टर हो सकते हैं क्या, अल्टरेशन इन दिस 6 क्लोजेस, क्या ये हो सकते हैं क्या, अगर हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं, बस ये हमको पढ़ना है, हमारा चैप्टर एमओए खत्म हो जाता है। एमओए के बारे में दो चीज पढ़नी है, क्या, कि 6 क्लोजेस जो मैंने बताया, नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, सब्सक्रिप्शन क्लोज, ये छह और छह क्लोजेस पढ़ने हैं हमको। और उसके बाद ये क्लोजेस चेंज हो सकते हैं क्या, अगर हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं, वो पढ़ना है। बस ये दो चीज पढ़ी, एमओए खत्म, इतना सही है, देखो आसान है एकदम, ठीक है। तो 6 क्लोजेस हो गए। अच्छा आप मेरे को बताओ, ये जो अल्टरेशन इन दिस 6 क्लोज है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, समझ लो आप मेरे से पढ़ लिख के, मेरे से नहीं पढ़ा, अरे यार मेरे से पढ़ोगे तो ऐसा तो नहीं बनोगे, अच्छे बनोगे। आप समझ लो कंपनी सेक्रेटरी बन गए, जिस किसी तरह पढ़ के आपका रिलायंस में कंपनी सेक्रेटरी बन गए। मुकेश अंबानी आपके पास आए कि यार भाई अपने को नाम चेंज करने का है भाई, बहुत हुआ है रिलायंस रिलायंस रिलायंस, अब कुछ और रखने का है। तो आप बताओ, क्या नेम चेंज कर सकते हैं क्या, क्या ये आपको पता होना चाहिए कि नहीं, कि नेम चेंज कर सकते हैं कि नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अब आप मुकेश अंबानी को बोलेंगे अरे यार वो वाला लेक्चर तो मैंने देखा ही नहीं था, अरे यार मैं तो यासीन सर से पढ़ा ही नहीं था, तो मेरे को पता नहीं है कि कैसे चेंज करना है। फिर तो क्या करेगा मुकेश अंबानी, रखेगा आपको क्या भगा देगा, भगा देगा भाई। जंतर मंतर में आप भी थे ऐसा बोल के अंदर करवा देगा, ऐसा बोल के अंदर करवा देगा कि जंतर मंतर शुरू इसने करा था, अभिजीत दीपके ही नाम है इसका तो, समझ गया, अभिजीत दीपके का भाई है ये तो यार, लो इसको अंदर। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, मुकेश अंबानी आपको बोलेगा यार रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है मेरे को, तो चेंज कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि नहीं, बीइंग ए कंपनी सेक्रेटरी, ये मालूम होना चाहिए। तो यही सब हम पढ़ेंगे, आप समझ लो कि आपको अगर कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद नहीं मालूम, खाली इतना मालूम है कि 6 क्लोज होते हैं एमओए में, मैं तो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, 6 क्लोज के बारे में डिटेल डाल दी। अब मेरे को ये तो नहीं मालूम कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको चेंज करना है तो कैसा। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये आपकी मम्मी का नाम आप भूलते हो क्या, यानी कोई आपको बोलेगा आपकी मम्मी का नाम क्या है तो आपको याद करना पड़ता है, अरे यार मम्मी का नाम देखना पड़ेगा, वो फिट है, याद है, पापा का नाम याद है, आपका नाम याद है, आपकी हॉबी क्या है आपको याद है, इसी तरह एमओए एओए आपको याद होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी मेरी, मैं करा दूंगा। यानी ये ऐसा नहीं है कि यार इसके लिए स्ट्रगल करना है कि याद ये याद ही होना चाहिए सीधा दिमाग में, एमओए में क्या क्लोज होता है, वो क्लोज को चेंज कैसे करना है, एओए में क्या क्लोज होता है वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल बाय हार्ट याद होने चाहिए, बिल्कुल। यानी रोजाना लाइफ की ये चीज है, जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे तो वो अलग बात है, एमसीए की वेबसाइट चलती नहीं है, आपको स्ट्रगल वो आएगा, स्ट्रगल ये नहीं आना चाहिए,
स्ट्रगल उनका ही रहना चाहिए कि वेबसाइट नहीं चल रही है। समझ रहे हो? तो क्या ये सब होना चाहिए? मुकेश अंबानी अगर आपको पूछे कि नाम कैसे चेंज करना है तो बोलने का बेट बिडू, ला तेरे को सिखाऊं। क्या बोलने का? इधर आ तेरे को सिखाऊं। फिर बोला अरे भाई मेरे को सीखना नहीं है, तू कर दे, ये नाम है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर यार मेरे को पता नहीं है। समझ रहे हो? लेकिन ये दो चीजें हमको इसमें पढ़नी है। ये दो चीजें कौन सी? कि भाई से छह क्लोज उसको चेंज अगर होता है तो चेंज कैसे होता है, लेकिन उसके पहले हमको ये तो पढ़ना पड़ेगा ना कि एमओए क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एमओए, ये तो जानना पड़ेगा ना। एमओए में छह क्लोज होते हैं, ये छह क्लोज चेंज हो सकते हैं कि नहीं, ये दो चीज हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमको क्या पढ़ना है? उससे पहले हमको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ एमओए। क्या पढ़ना है उससे पहले हमको? डेफिनेशन ऑफ एमओए। मतलब क्या पढ़ना है? सेक्शन 2 क्लोज 56। क्या पढ़ना है? सेक्शन 2 क्लोज 56। आओ मैं आपको एमसीए में दिखाऊं, डायरेक्ट में दिखाऊं कि सेक्शन 2 क्लोज 56 जो है उसकी डेफिनेशन असल में क्या दी गई है। डायरेक्ट में क्या लिखा है? हम तो सब कुछ डायरेक्ट से पढ़ते हैं, बाद में मैं आपको मॉड्यूल चखा देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है? तो सेक्शन 2 क्लोज 56 पे हम आते हैं कि लॉ मेकर ने सेक्शन 2 क्लोज 56 में क्या लिखा है। सेक्शन 2 क्लोज 56। देखो ये आ गए हम। ठीक है, मैं आपके लिए इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। पढ़िए, दो लाइन लिखिए लॉ मेकर ने। क्या लिखा है? सेक्शन 2 क्लोज 56 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन में लॉ मेकर ने लिखा है मेमोरेंडम मीन्स the memorandum of association of a company as originally framed or as altered from time to time। क्या दो वर्ड लिख दिए कि मेमोरेंडम का मतलब क्या है? मेमोरेंडम जैसा कंपनी ने ओरिजिनल बनाया था वो, या तो कंपनी ने अगर कुछ चेंज करा है तो वो। बताओ। ये लॉ मेक कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो लॉ मेकर थी ये लड़की थी भाई। मतलब वो तुमने ये लड़का तो हो ही नहीं सकता है किसी भी हालत में। ये मतलब वो है कि मैंने जो नहीं बोला वो भी तुम समझ जाओ। अरे भाई कैसे समझू यार? मतलब लड़के आके से मैंने बोला ठीक है। अब ठीक है का मतलब ये है कि ठीक तो नहीं है कुछ भी। मतलब तुम पूछोगे क्या हुआ? अरे भाई तूने बोला ठीक है तो उसका मतलब ठीक है यार, ये तो क्या है एक्टिव पैसिव वॉइस चालू है तेरी यार। मतलब मैंने ये बोला लेकिन तुम समझ जाओ वो है। अरे ऐसे कैसे समझ जाओ यार? तो वैसा लॉ मेकर है। इसने सेक्शन में बोला क्या? मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम इज ओरिजिनली फ्रेम्ड और अल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा ये इसने बोल दिया। अब बाकी सब अपने समझने का, इसने यहाँ पे कुछ लिखा है कंपनीज एक्ट में, इसने वहां पे कुछ लिखा है कंपनीज एक्ट में, वो सबको लिंक करके रिलेट करके एक साथ पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा क्या है। मतलब अब तुम समझ जाओ बाकी का, और तुमको सही समझना है वरना मैं तो फेल कर दूंगा। ये क्या बात हुई? ये ऐसा आजकल चल रहा है जो जो जेन जी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ऐसा कि ये बोल दिया बस अब तुम समझ जाओ क्या बोला। अरे भाई हम कैसे समझ जावे यार? एक तो ये टेंशन कम है कंपनी लोग है यार, पढ़ के भी सीएस एग्जीक्यूटिव पास करेंगे ये सब समझेंगे यार। तो लड़कियों थोड़ा सा डिटेल में बोलो, डिटेल में बोलो, ऐसा लॉ मेकर पनी मत करो यार। ये लॉ मेकर भी क्या मालूम कौन था यार, कौन थी सॉरी। आओ अपनी जगह पे आ जाओ, अपने आ जाओ। डेफिनेशन ऑफ में है क्या लिखा है लॉ मेकर ने, समझ गए तुम? लॉ मेकर ने दो लाइन लिखी है लेकिन हम ऐसे पढ़ेंगे। हम प्ले बॉय है मतलब हमको मालूम है कि उसने क्या बोला, अब उसका मतलब कहाँ से आएगा। हमको मैनिपुलेट नहीं कर सकती है वो, हम समझ जाएंगे। तू खाली ठीक है बोल, बाकी काम ढूंढ के लेके आएंगे, यासीन सर से पढ़े हैं प्ले बॉय ऐसा नहीं है भाई, सुशील बच्चे हैं अपने। आ जाओ। तो अरे भाई क्या हुआ ये? चलो, क्या बोलता है सेक्शन 2 क्लॉज 56? बोलता है मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। एज ओरिजिनली फ्रेम्ड बाय कंपनी, दूसरा और
अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर दिस कंपनी जेट और एनी प्रीवियस कंपनी जो क्या बोला इतना बोल दिया बस नो मेकर ने यहाँ पे बोल के खत्म करते हैं फिर उठ के वो चली गई घर क्या एज ओरिजिनली फ्रेम्ड बाय कंपनी और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम लेकिन हम ऐसे पढ़ेंगे अब हम यहाँ पे करेंगे दे लिंक पे लिंक लिंक पे लिंक सब समझ लेंगे वो क्या बोल के गई थी फिर उसको बताएंगे कि ले तू चाह रही थी कि हमको ना समझ में आए फिर तू कलेश करे ऐसा हम होने देंगे नहीं आ जाओ एज ओरिजिनली फ्रेम्ड बाय कंपनी क्या बोला इसने एज ओरिजिनली फ्रेम्ड बाय कंपनी तो क्या फ्रेम करेंगी कंपनी मतलब फ्रेम मतलब क्या होगा एमओए में क्या लिखा हुआ है एमओए में क्या फ्रेम करना है मतलब लिखना है तो क्या लिखा होगा तो यहाँ पे हम सेक्शन रिलेट करेंगे सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 कौन सा सेक्शन लिंक होगा यहाँ पे सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 कौन सा सेक्शन सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्या बात करता है वो बात कर रहा है कंटेंट ऑफ एमओए क्या है सेक्शन 4 सबसेक्शन है 1 में कंटेंट ऑफ एमओए क्या है कंटेंट ऑफ एमओए अभी जो हमने पढ़ा क्या 6 क्लोजेस मतलब 6 क्लोजेस पहला फिर से लिखा था हूं ताकि तुमको याद हो जावे नेम क्लोज दूसरा दूसरा फटाफट रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज तीसरा ऑब्जेक्ट क्लोज चौथा लायबिलिटी क्लोज पांचवा कैपिटल क्लोज और छठा सब्सक्रिप्शन क्लोज तो क्या बोला उसने एज ओरिजिनली फ्रेम्ड बाय कंपनी कंपनी ओरिजिनली फ्रेम करेगी तो क्या क्या फ्रेम करेगी कैसे फ्रेम करेगी तो अंदर 6 क्लोज लिखेगी कहाँ लिखा है ये सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 कंटेंट ऑफ एमओ है क्या होगा 6 क्लोजेस अंदर होंगे क्या होंगे 6 क्लोजेस अंदर होंगे एक और सेक्शन फिर लिंक करो इसके बाद लिंक सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 क्या बोला फ्रेम तो अभी फ्रेम करना है कि भाई नेम क्लोज लिखना है रजिस्टर ऑफिस क्लोज लिखना है लेकिन फॉर्मेट क्या होगा किस फॉर्मेट में लिखना है वो कहाँ वो बात कौन कर रहा है एमओ है सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 और क्या बोल रहा है फॉर्मेट क्या होगा भाई फॉर्मेट क्या होगा तो बोलता है फॉर्मेट कहाँ पे दिया हुआ है इन टेबल है किसके ऑफ शेड्यूल 1 तो टेबल ए शेड्यूल 1 में जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए मतलब आपने स्कूल में पढ़ा नहीं लेटर पढ़ते थे तो लेटर का फॉर्मेट है कि पहले यहाँ पे लिखना है टू किसको दिया फिर उसके नीचे लिखना है एड्रेस कहाँ पे जाना है फिर इस तरीके से शुरू होना चाहिए नीचे ये होना चाहिए योर्स फेथफुली वगैरह वगैरह नोटिस का जो फॉर्मेट था उसमें सेंटर में लिखा होना चाहिए ये सारे फॉर्मेट पढ़े तो उसी तरह फॉर्मेट है कि आप जो कंटेंट लिखोगे एमओए में नेम क्लोज ऑब्जेक्ट क्लोज वगैरह वगैरह तो वो किस फॉर्मेट में लिखोगे पहले क्या बाद में क्या लास्ट में क्या वो सब कुछ इस प्रकार से होना चाहिए फॉर्मेट क्या है टेबल है शेड्यूल 1 आओ आपको दिखाऊं देखो ऑलरेडी मैं तेज बोल रहा हूँ ये सब पढ़ोगे ना तुम 2x पे तो समझ में आएगा नहीं मेरे को मालूम है 2x पे पढ़ रहे हो 1.5x या 2x पे पढ़ रहे हो उसको 1 पे ले आओ बेटा वापिस आ जाओ आओ तुम्हारे को दिखाऊं मैं चखाऊं तुम्हारे को क्या चखाऊं शेड्यूल 1 आ जाओ देखो ये रहा ये यहाँ पे आ गया शेड्यूल्स शेड्यूल 1 मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टेबल है देखो अभी नीचे खुलता है शेड्यूल हमेशा कहाँ खुल जाते हैं अरे यार भाई आ जा यार शेड्यूल 1 देखो ये खुल गया ये आया बराबर देखो टेबल है इसमें क्या है ये फॉर मेमोरेंडम ऑफ देखो ये पढ़ो क्या लिखा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ये पूरा उसका फॉर्मेट दिया हुआ है तो किस फॉर्मेट में होना चाहिए पहले नेम ऑफ अ कंपनी फिर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी फिर उसके बारे में ये सब ये पूरा क्या है फॉर्मेट है तो फॉर्मेट कहाँ दिया है टेबल है किसके शेड्यूल्ड 1 के किसका फॉर्मेट है ये एमओए का फॉर्मेट है कि एमओए का जो कंटेंट होगा जो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ने बोला है कि ये कंटेंट एमओए का होना चाहिए वो कंटेंट किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो किसने बताया सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 ने और क्या बताया कि भाई किस फॉर्मेट में होना चाहिए तो टेबल ए के फॉर्मेट में टेबल ए कहाँ है भाई शेड्यूल 1 में बराबर है चलो आ जाओ अपनी नोट्स पे आओ वापिस सब तुम्हारे को लाइव दिखा के मैं पढ़ा रहा हूँ बेयर एक्ट से मॉड्यूल नहीं बेयर एक्ट मॉड्यूल भी वहीं से बना है तो सीधा मैं तुमको बेयर एक्ट से पढ़ा रहा हूँ समझ रहे हो समझ रहे हो तो उसका फॉर्मेट क्या होगा टेबल ए ऑफ शेड्यूल्ड 1 आ जाओ आ जाओ अब फिर यहाँ क्या बात हुई अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बताओ
इसका मतलब क्या? ये मेरे को थोड़ा सा यूट्यूब पे बताओ, इसका मतलब क्या? मतलब जो भी चेंजेस कंपनी ने करे टाइम टू टाइम, जैसे 1950 में कोई कंपनी बनी थी, फिर थोड़े से लॉ चेंज हुए, कुछ चेंज करना पड़ा, नेम कुछ चेंज हुआ अगर तो चेंज करना पड़ा, तो जितने भी चेंजेस हुए, वो चेंजेस होने के बाद भी जो है वो क्या है? एमओ है। तो अब मेरे को एक चीज मैं तुमको बताऊं, फॉर अल्टरेशन ऑफ एनी क्लोज ऑफ एमओए, कौन से सेक्शन हम रिलेट करेंगे? सेक्शन 12, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 61। भी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपके वो मॉड्यूल में डिटेल में है, तो जब आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जब भी अल्टर करना है हमको एमओए का कोई भी क्लोज, तो कौन सा सेक्शन हम देखेंगे? या तो 12, या तो 13, या तो 61। ये तीनों के अंदर बात लिखी है, अल्टरेशन ऑफ क्लोज ऑफ एमओए, ये तीनों के अंदर। ठीक है, एक और सेक्शन लिंक करो। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 6। क्या बोला है? बहुत जबरदस्त बात बोली है सेक्शन 6 में। क्या बोला है? इसने बोला है कि एनीथिंग रिटर्न इन एमओए which is contrary to what is written in companies act shall be void। क्या बोला? अगर आपने एमओए में कुछ ऐसा लिख दिया है जो कंपनीज एक्ट में जो लिखा है उससे कॉन्ट्रारी है, तो वो चीज वॉइड हो जाएगी। ऐसा आप एमओए में लिख नहीं सकते। मसलन, मतलब अगर कंपनीज एक्ट में लिखा है कि ये काम करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, आपने एमओए में लिख दिया है कि इसको हम कैसे कर देंगे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। नहीं कर सकते, रॉन्ग। कंपनीज एक्ट में लिखा है कि भाई लीगल ऑब्जेक्ट के लिए ही कंपनी को बनाया जा सकता है, आपने एमओए में इलीगल ऑब्जेक्ट लिख दिया कि सुपारी लेती है कंपनी, किसको टपकाने का है? बोलो सुपारी लो, 50,000 रुपए में टपका देंगे, ये हो सकता है? नहीं। तो जे ऐसा कुछ लिख दिया है जो कंपनीज एक्ट से कॉन्ट्रारी है, तो वो वॉइड हो जाएगा, वो एमओए रहेगा ही नहीं, वो वॉइड है। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? लीगल ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी होनी चाहिए। आपने क्या कर दिया? हम तो सुपारी दे दी, कंपनी बना दी कि एबीसी सुपारी लिमिटेड। क्या काम है? किसको टपकाने का है? बोलो, फोटो दिखाओ, जीजा और साले का साथ में, कंफ्यूजन कर दो दे दनादन वाला कि इसमें जीजा कौन है, साला कौन है, किसको टपकाने का है। ऐसा सब काम आप कर सकते नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? अगर ऐसा कुछ लिख दिया एमओए में, तो वो क्या हो जाएगा? कंपनी एक्ट से कॉन्ट्रारी हो जाएगा, तो वो वॉइड हो जाएगा। समझ में आया? सेक्शन 6 ये बताता है कि कुछ भी एमओए में ऐसा लिखा है जो कंपनीज एक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट है, तो कंपनीज एक्ट प्रिवेल करेगा। कंपनीज एक्ट प्रिवेल करेगा, ये भाई वॉइड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक और सेक्शन लिंक करो यहाँ पे। सेक्शन 399। क्या बोलता है सेक्शन 399? सेक्शन 399 बोलता है कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है क्या? एमओए एंड एओए। चलो अभी एओए की अपने बात नहीं करो, तो अभी खाली एमओए की बात करो। ये जो एमओ है, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब, पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब है कि कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति ये चाहे कि रिलायंस का एमओए मेरे को देखना है, तो वो एमसीए पे जाके थोड़ी सी फीस भर के एमओए देख सकता है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये सारी पब्लिक के लिए अवेलेबल है एमसीए की वेबसाइट पे। अगर आप अभी चाहते हो कि आपको रिलायंस का एमओए देखना है, जाइए एमसीए की वेबसाइट पे, आपको मिल जाएगा। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी का एमओए पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। बराबर है? बताओ, बराबर है क्या? आओ, अब ये जो है ना, ये इसमें केस हुआ था, एमओए को लेके केस हुआ था। क्या नाम है केस का? आशबरी रेलवे कैरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। क्या हुआ था केस? क्या हेल्ड करा इसमें? कोर्ट ने क्या हेल्ड करा? कोर्ट ने बोला, एनी एक्ट डन इन contrary to the object clause of MOA
shall be void ab initio। क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी कंपनी ने ऐसा काम किया जो उसके एमओए में जो लिखा है उससे कॉन्ट्रारी था, तो वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। मतलब एग्जांपल दूं मैं आपको, कंपनी का ऑब्जेक्ट था, उसका ऑब्जेक्ट है, आप समझ लो फैब्रिकेशन, कि वो फैब्रिकेशन का काम करेगी, ये उसका ऑब्जेक्ट था। कंपनी ने क्या करा, कंपनी बनाई, ऑब्जेक्ट में लिखा था फैब्रिकेशन, लेकिन अब काम क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, लोगों के शेयर, दूसरी कंपनीज के शेयर परचेस कर रही है। अच्छा, एमओए में इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं था, क्या कंपनी कर सकती है, वॉइड एब इनिशियो। ये फ्रॉम द स्टार्टिंग ही वॉइड है, मतलब ये ऐसा कुछ हुआ उसको मानेंगे ही नहीं, वॉइड एब इनिशियो। ऐसा कोई काम कर रही है अगर कंपनी, जो उसके एमओए से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो लिखा है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनी है उसके बरक्स कोई काम कर रही है, तो वो वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा, उसकी कोई मान्यता रहेगी नहीं। और ये इतना खतरनाक बोल दिया है कि अगर फिर सारे शेयर होल्डर, मतलब 100% वोटिंग से रेजोल्यूशन पास करे कि भाई ये जो काम कर रहे हैं, काम जो करा है इसको हम अप्रूव कर रहे हैं, हम इसको रेटिफाई कर रहे हैं, तो भी वो रेटिफाई नहीं होगा। अगर एमओए के ऑब्जेक्ट में जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट यदि कुछ काम तुमने कर दिया, फिर सारे शेयर होल्डर उसको रेटिफाई भी कर दे कि हम अलाउ कर रहे हैं, तो भी वो अलाउड है नहीं, वो वॉइड अप इनिशियो ही रहेगा। ये बात करी किसने, एशबरी कैरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची ने। केस रूल्स का सीरीज हम करेंगे, लास्ट लेक्चर वही होता है, तो उसमें डिटेल्ड में केस बताऊंगा कि क्या हुआ था, क्या था कंपनी का काम और कंपनी ने क्या कर दिया। लेकिन क्या बताया कि जो कंपनी का ऑब्जेक्ट है उससे कॉन्ट्राडिक्ट कुछ काम करा, वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। बराबर है, बताओ, समझ में आ रहा है। देयरफॉर अब मेरे को एक बात बताओ, क्या हम ये बोल सकते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एमओए है, एमओए इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी विच डिफाइंस एंड confines the power and object of company। क्या हम ये बोल सकते हैं, क्या जितना अभी तक हमने पढ़ा, क्या उसके बेस पे, क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये जो एमओए है वो क्या है, एमओए क्या करता है, एमओए डिफाइंस एंड कन्फाइंस। तो अब ये लाइन का मेरे को मतलब बताइए कि इस लाइन का मतलब क्या, डिफाइंस एंड कन्फाइंस। डिफाइन मतलब एमओए डिफाइन करता है कंपनी का पावर क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कि ये ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनी है, ये कंपनी काम कर सकती है, ये कंपनी का पावर है, कंपनी ये पावर को इम्प्लाई कर सकती है। लेकिन कन्फाइंस मतलब लिमिट भी लगा दी है, मतलब नेगेटिव वे में कि भाई कंपनी का पावर इतना ही है, इससे आगे कंपनी कुछ नहीं कर सकती है, कंपनी का ऑब्जेक्ट यही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। तो वो डिफाइन भी करता है कि ऑब्जेक्ट ये है, मतलब पावर देता है, और वो कन्फाइन भी करता है कि भाई यही ऑब्जेक्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं, भाई यही पावर है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जो एमओ है वो क्या करता है, वो कंपनी का पावर और ऑब्जेक्ट डिफाइन भी करता है, कंपनी का पावर और ऑब्जेक्ट कन्फाइंस भी करता है। समझ में आया, समझ में आया। तो ये हम कैसे, यही तो है एमओए, क्या है, बस वो यही है जो कंपनी के ऑब्जेक्ट को और पावर को डिफाइन करता है, और उसमें लिमिट भी लगाता है कि भाई इतना ही है, फिर लिमिटलेस पावर नहीं है आपके पास, उसपे एक लिमिट भी लगाई है, वो भी एमओए ही लगाता है। अब आ जाइए, क्या पढ़ना है हमको, ये डेफिनेशन हमने यहाँ पे खत्म करी एमओए की। समझ में आया, एमओए में क्या था, एज ओरिजिनली फ्रेम एंड अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओरिजिनली फ्रेम से मैंने आपको सेक्शन लिंक करा था, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1, उसमें क्या है, कंटेंट ऑफ एमओए। अब जो कंटेंट है उसको कैसे लिखना है, तो उसका फॉर्मेट है, कौन सा, सेक्शन 4 सब सेक्शन 6। फॉर्मेट का है, टेबल है, किसका, शेड्यूल 1। फिर क्या है भाई, अल्टर, तो अल्टर हम करेंगे तो कौन सा सेक्शन हम लिंक करेंगे, 12, 13 और 61, जब आएगी तब बताएंगे। सेक्शन 6 उसने क्या बोल दिया कि कुछ भी एमओए में ऐसा लिखा है जो कंपनी से कॉन्ट्राडिक्ट है, तो वो वॉइड हो जाएगा। फिर 399 आ गए कि जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो एमओए क्या बन जाएगा, उसका पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। बराबर है। फिर एक केस आ गया, एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची, जिसमें क्या बोल दिया कि एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी लिखा है उसके कॉन्ट्राडिक्ट कंपनी ने कुछ करा, वो वॉइड ऑफ इनिशियो हो जाएगा। ये सारा हमने डेफिनेशन एक 2 लाइन की थी जिसको लिंक करके इतना सारा पढ़ लिया है। अब हम उस मतलब को समझ गए कि भाई ठीक है, हम समझ गए कि ठीक है का मतलब क्या है।
कि भाई तुमने अच्छे मूड में ठीक है बोला, ये ठीक है मतलब ये था कि असल में कुछ ठीक नहीं है, हमको पूछना है कि अच्छा बताओ क्या हुआ, वो सब हमने समझ लिया है। ठीक है, अब क्या पढ़ना है हमको चैप्टर में, जल्दी बताइए। हमको पढ़ना है एमओए में पहले तो 6 क्लोज एंड साथ में अल्टरेशन ऑफ दिस 6 क्लोज, कि भाई ये अल्टर कैसे होंगे। बराबर है। ये चीज हमको पढ़नी है, हमारा एमओए खत्म हो जाएगा। अब 6 क्लोज में सबसे पहला कौन सा है, आ जाइए शुरू करते हैं। नेम क्लोज। कौन सा सबसे पहला क्लोज? नेम क्लोज। अच्छा अब आप मेरे को ये बताइए, कुछ चीजें मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। अच्छा मेरे को भी मेरी कंपनी का नाम रखना है, मैंने कंपनी बनाया, कंपनी का नाम मेरे को रखना है रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। क्या मैं रख सकता हूँ क्या? जल्दी बताइए। क्या मेरी कंपनी का नाम ये रख सकता हूँ रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड? नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? आइडेंटिकल नेम है भाई, ऑलरेडी रिलायंस किसी का नाम है। तो ऑलरेडी जब किसी कंपनी का नाम है रिलायंस, तो वो नाम मैं नहीं रख सकता हूँ। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, क्या मेरी कंपनी का नाम मैं ये रख सकता हूँ क्या? अबे साले प्राइवेट लिमिटेड, वो जो मीम है ना, अबे साले। तो क्या मेरी कंपनी का नाम मैं रख सकता हूँ अबे साले प्राइवेट लिमिटेड? जल्दी बताइए, क्या ये नाम मैं रख सकता हूँ? क्या मेरे को आरओसी अलाउ करेगा कि ये नाम रखना? कौन कौन बोल रहा है कि रख सकता हूँ, बताओ। ये नाम मैं रख सकता हूँ या नहीं? ये नाम मैं नहीं रख सकता। क्यों? अब्यूसिव लैंग्वेज है। अब साले बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी इंडिया में हम इसको मानते हैं कि थोड़ा बहुत अब्यूसिव है। तो ये अबे साले प्राइवेट लिमिटेड ये नाम मैं नहीं रख सकता। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते, हैवी गाली, हैवी गाली। मिर्जापुर देख के आया हूं अभी मैं। मिर्जापुर वाली मिर्जापुर देखा है मैंने, और मुन्ना भैया तो अपना फेवरेट है। ओ चाचा, चाचा, ओ चाचा, इसके आगे तुम बोल लो। बराबर है। तो क्या मेरी कंपनी का नाम अगर मेरे को रखना है, तो मैं ये रखता तेरी टू 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 प्राइवेट लिमिटेड। ये टू 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 में तुम लगा लो तुम्हारे जो लगाना हो। क्या मेरी कंपनी का नाम मैं ऐसा रख सकता हूँ क्या? क्या मैं ऐसा रख सकता हूँ, तेरी टू 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 प्राइवेट लिमिटेड? बताओ, क्या मैं ऐसा नाम रख सकता हूँ क्या? समझ लो समझ लो, आपने ऐसा कुछ नाम रख दिया। अब आपके कोई रिश्तेदार आए, जिसको आप बहुत खैन खाता, आपकी जरा भी बनती नहीं है, और उसको भी मालूम है कि यार अपने दोनों की बनती नहीं है। उसने पूछा, अरे बेटा क्या करते हो? बोला अंकल कंपनी है। बोला क्या है कंपनी का नाम? आपने बोला तेरी टू 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 प्राइवेट लिमिटेड। बताओ, कैसा लगेगा? वो तो क्या समझेगा, वो तो कलेश करेगा कि नहीं नहीं इसने मेरे को गाली दी, ऐसा तो कोई नाम हो सकता है क्या? तो आरओसी ने इसको समझा, लॉ मेकर ने समझा, बोले नहीं भाई ऐसा नाम नहीं रख सकते, ये क्या है, अब्यूजिव लैंग्वेज है। अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके आप ऐसा नाम नहीं रख सकते हो। अच्छा अच्छा, मेरे को मेरा एक नाम रखना है, समझ लो। समझ लो, मैं सोच रहा हूँ मेरा नाम रख लूँ सुभाष चंद्र बोस जी, फ्रीडम फाइटर थे। सुभाष चंद्र बोस साइकिल्स लिमिटेड। बताओ, क्या मैं ये नाम रख सकता हूँ मेरी कंपनी का? जल्दी बताइए, क्या मैं ये नाम रखना चाहता हूँ? क्या मैं ये नाम रख सकता हूँ क्या? सुभाष चंद्र बोस प्राइवेट लिमिटेड। क्या मैं ये नाम रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? फ्रीडम फाइटर का नेम है, फ्रीडम फाइटर का नेम हमको डिग्निटी और रिस्पेक्टफुली लेना है, हम कंपनी का नाम नहीं रख सकते। वरना लोग क्या बोलेंगे फिर? क्या बोलने लगेंगे, अरे सुभाष चंद्र बोस की साइकिल लाया हूँ। तो कितना इंसल्टिंग है। तो लॉ मेकर ने बोला नहीं भाई नहीं, आरओसी अलाउड नहीं करेगा, फ्रीडम फाइटर के नाम हम नहीं रख सकते। अच्छा बताओ, डोंट टेक मी अदरवाइज, डोंट टेक मी अदरवाइज। आपको समझाना है इसलिए एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है, और कंफ्यूजन यही होता है इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कोई मेरे को अदरवाइज मत लेना, किसी के सेंटिमेंट्स को दिक्कत पहुंचाने का मेरा कोई इंटेंशन है नहीं। क्या क्या मैं ये नाम रख सकता हूँ क्या? साईं बाबा दारू लिमिटेड। क्या मैं ये नाम रख सकता हूँ साईं बाबा दारू लिमिटेड, या साईं बाबा गांजा लिमिटेड? क्या मैं ये नाम रख सकता हूँ, बताओ तुम मेरे को। क्या मैं ये नाम रख सकता हूँ? नहीं। क्या? क्यों? किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे ऐसा नाम आप नहीं रख सकते हो। अगर मैं और इंडिया में तो भाई आप कुछ मत करो कहीं पे, और जब से ये गवर्नमेंट आई 2014 के बाद, तो हर निवरा से निवरा निवरा आदमी क्या है, जब भी रिलीजन पे बात आई, सही और गलत देखना नहीं है, कूदो लड़ो मरो। अल्टीमेटली इतनी नफरत फैल गई है ये गवर्नमेंट आने के बाद, ठीक है चलो उसमें अपने बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा रिलीजियस रिलीजियस सेंटीमेंट बहुत सेंसिटिव है इंडियन पीपल के, और होने भी चाहिए। तो अगर आप ऐसा कोई नाम रखोगे किसी के रिलीजन को वो नुकसान पहुंचाए, रिलीजन सेंटीमेंट को हर्ट करे, तो उससे क्या हो सकता है, दंगे हो सकते हैं देश में, मारा मारी हो सकती है, कंपनी को गिरा देंगे रातों रात। तो ऐसा आपने देखा नहीं था अभी? आप ये
अब्यूसिव, जो अब्यूसिव लैंग्वेज वाला मैंने बताया आपको, याद है मिंत्रा का भी कुछ केस हुआ था कि वो लोगो है उसमें ऐसा लगता है कि कुछ वल्गर टाइप लगता है। एज फार एज वुमेन्स आर कंसर्न, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्या है, वो आपको पता होगा कि वो लेडी को ऐसा लगा कि ये सिंबल को देख के ऐसा लगता है, कैसा लगता है, वो आप पढ़ना आपको मालूम चलेगा। तो उसने केस ठोका और कोर्ट को लगा कि हाँ भाई तो ऐसा है, ये थोड़ा अब्यूसिव लग रहा है लड़कियों को लेके, तो लोगो चेंज करवाया। क्यों? क्योंकि ऐसा रख नहीं सकते, नाम ऐसा नहीं रख सकते। ये साईं बाबा या किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करे ऐसा कोई नाम हम रख सकते नहीं, आरओसी अलाउड करेगा नहीं। तो ये मैंने आपको खाली बताया कि ऐसे नाम आप नहीं रख सकते। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? आ जाओ। नेम क्लोज, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में हमने देखा था क्या होगा, कंटेंट होगा। पहला कंटेंट क्या है उसका? 6 क्लोज हो गए, उसमें पहला क्लोज क्या है? नेम क्लोज। तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 बोलता है कि दो चीज बोलता है। पहला बोलता है नेम शाल नॉट बी आइडेंटिकल, एंड दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है कि नेम शाल नॉट बी अनडिजायरेबल। क्या बोल दिया? पहला पहला बोल दिया नेम शाल नॉट बी आइडेंटिकल, दूसरा क्या बोला? नेम शाल नॉट बी अनडिजायरेबल। अब आइडेंटिकल का मतलब क्या? व्हाट इज मीन्ड बाय आइडेंटिकल? किसको आइडेंटिकल बोलेंगे? वो कहाँ पे है? वो है रूल 8 सब रूल 1 सब रूल 2 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। यानी किसको आइडेंटिकल बोलेंगे कि भाई ये जो नाम है ये आइडेंटिकल नेम है, इसको आप नहीं रख सकते। ये कौन सी चीज को आइडेंटिकल माना जाएगा? वो कहाँ लिखा है? रूल 8 सब रूल 1 सब रूल 2 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। और कौन से नेम को अनडिजायरेबल नेम बोलेंगे कि भाई ये अनडिजायरेबल नेम है? वो कहाँ लिखा है? रूल 8A ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। तो अब हमको ये दो रूल पढ़ने हैं। ये दो रूल पढ़ेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि कौन से नेम आइडेंटिकल है और उसको हम नहीं रख सकते, और कौन से नेम अनडिजायरेबल है और उसको हम नहीं रख सकते। पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे रूल 8.1, रूल 8.1 सब रूल 2 ऑफ कंपनीज इन कॉरपोरेशन रूल 2014। बराबर है? इसको हम पहले पढ़ेंगे। क्या बोलता है ये बोलता है इट प्रोवाइड्स दैट following name shall be treated as identical। जो नीचे अब मैं नाम लिखूंगा उस तरीके के नाम को क्या माना जाएगा? आइडेंटिकल माना जाएगा। मतलब कोई भी नई कंपनी वो नाम नहीं रख सकती है। आइए इसको थोड़ा सा हम केस स्टडी फॉर्म में ही समझेंगे। नेम, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करूँ वरना क्या है पूरे में आएगा नहीं। नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्रपोज नेम जो हम नाम लेने आए हैं आइडेंटिकल है या नहीं, और अलाउड। अगर आइडेंटिकल होगा तो अलाउड नहीं होगा, अलाउड होगा तो आइडेंटिकल नहीं होगा। बराबर है? आ जाइए। नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो प्रपोज नेम क्या है वगैरह वगैरह इससे हम समझते हैं। अब समझ लीजिए कि एक नाम है कंपनी का ABC लिमिटेड, ऑलरेडी इस नाम से कंपनी है। अब मैं आया होशियार आदमी, बहुत होशियार, मैंने क्या करा? मैंने लगाया कोमा बीच में, A, B, C लिमिटेड। क्या मैं यह नाम रख सकता हूँ क्या?
एक कंपनी थी जिसका नाम था एबीसी लिमिटेड। मैंने आरओसी को बोला मेरे को नाम रखना है A, B, C लिमिटेड। क्या ये अलाउड करेगी कंपनी? क्या बताइए, क्या कंपनी इसको अलाउड, आरओसी इसको अलाउड करेगा कि कंपनी को ऐसा नाम रखना? जल्दी बताइए। क्या ये आइडेंटिकल है? ये आइडेंटिकल है। आप सिर्फ एक कोमा पंक्चुएशन मार्क लगा के उसको नया, नहीं तो आप समझिए, आज किसी ने रिलायंस नाम रखा है, अब मैंने क्या कर दिया, R, E, L, A, N, C, E, फिर कोई क्या आ जाएगा, दो कोमा लगा दिया, आर के बाद दो कोमा, एल के बाद दो कोमा, कोई आया आर के बाद तीन कोमा, तो पूरे इंडिया में खाली रिलायंस रिलायंस नाम से होगी। तो फिर क्या ये आरओसी के लिए मुमकिन है इसको आइफरगेट करना? बिल्कुल नहीं। तो ये नाम क्या, आइडेंटिकल, ये नाम आपको अलाउड होगा नहीं। समझ लीजिए, एक कंपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसका नाम क्या है, ABC लिमिटेड। एक भाई आए, उन्होंने क्या नाम रख दिया, A-B-C लिमिटेड। क्या ये रख सकते हैं नाम? ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल, ये अलाउड होगा नहीं। यानी कोई भी तरह का पंक्चुएशन मार्क लगा के आप नाम को रख सकते नहीं है, वो आइडेंटिकल माना जाएगा। अच्छा, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, मैंने क्या करा, ABC कंपनी लिमिटेड। क्या है नाम, आइडेंटिकल है या अलाउड होगा? आइडेंटिकल है, ये अलाउड होगा नहीं। मतलब मैंने नाम क्या, किसी कंपनी लगा दिया वर्ड, ये चलेगा नहीं, इसको आइडेंटिकल माना जाएगा। ये नाम आपको रखना अलाउड करेगी नहीं आरओसी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब एक और, प्लूरल वर्जन, प्लूरल वर्जन ऑफ नेम। समझ लीजिए, एक कंपनी थी जिसका ऑलरेडी नेम था बॉम्ब लिमिटेड। क्या था, बॉम्ब लिमिटेड। गंदी गंदी हरकत मत करो। बॉम्ब लिमिटेड, मैं आया, मैंने आरओसी पे अप्लाई करा, मेरे को नाम चाहिए बॉम्ब्स लिमिटेड, प्लूरल कर दिया बॉम्ब्स लिमिटेड। क्या अलाउड करेगी? क्या ये आइडेंटिकल है? ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, ये अलाउड होगा नहीं। आप किसी भी चीज का प्लूरल वर्जन करके नाम नहीं रख सकते। रिलायंस लिमिटेड, रिलायंसिस लिमिटेड, नो नो, नॉट अलाउड। टाटा लिमिटेड, टाटास लिमिटेड। अदानी लिमिटेड, अदानीज लिमिटेड, अलाउड नहीं है। ये सेम है भाई, आइडेंटिकल है, इसको हम अलाउड करेंगे नहीं। क्या बोला, इसको अलाउड करेंगे नहीं। अच्छा, फोनेटिकल सिमिलर नेम। फोनेटिकल सिमिलर मतलब जो सेम साउंड कर रहा है, जो बिल्कुल सेम स्वान साउंड करता है, ऐसे नाम को भी हम अलाउड करेंगे नहीं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एग्जाम्पल समझिए, एक ऑलरेडी एग्जिस्ट कंपनी है जिसका नाम है क्विक मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। मैं आया, मैंने बोला अपने को एक नाम चाहिए, क्या चाहिए, KWIK, क्विक मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। क्या ये आइडेंटिकल है या नहीं है? लॉ मेकर ने बोला ये आइडेंटिकल है, इसको आरओसी अलाउड नहीं करेगी। क्योंकि ये क्या है, भले स्पेलिंग चेंज है लेकिन फोनेटिकल सिमिलर है। क्विक क्विक, कंफ्यूजन हो रहा है, कौन सा क्विक वो मालूम नहीं चलेगा। तो ऐसे नाम को आरओसी, अच्छा ये जो गाइडलाइंस है कंपनीज के लिए, आप समझना, इस नाम से कंपनीज नहीं हो सकती, दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई सोल प्रोप्राइटर होगी, कोई ट्रस्ट होगा, हो सकता है भाई, कोई ट्रेडमार्क करा दिया होगा, आप बोलोगे सर ऐसा तो मैंने देखा है, देखा होगा, पर कंपनीज ऐसे नाम से नहीं होगी। और जो होगी वो शायद गाइडलाइन आने से पहले होगी, फिर बाद में गाइडलाइन आ गए तो नई कंपनीज अब ऐसे नाम नहीं रख सकती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? आओ, और आगे आओ, और आगे आओ। फिर एक क्या आ गया, यूज ऑफ वर्ड डॉट कॉम। कौन सा वर्ड, डॉट कॉम। समझ लो एक कंपनी थी ऑलरेडी, क्या थी, ABC लिमिटेड। ऑलरेडी एक कंपनी थी, ठीक है। मैंने क्या करा, ABC.com लिमिटेड। क्या ये अलाउड होना चाहिए? नॉट अलाउड, ये आइडेंटिकल है, ये नाम रखना अलाउड, इसको आइडेंटिकल माना जाएगा। सिर्फ आपने आगे डॉट कॉम लगा दिया, उससे नाम अलग नहीं हो जाएगा, उसको आइडेंटिकल माना जाएगा बिल्कुल। वो नाम अब आप रख सकते नहीं हो। सेवेंथ, स्लाइट वेरिएशन इन स्पेलिंग। स्पेलिंग में आपने जरा सा एक स्लाइट सा वेरिएशन कर दिया। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, VISION विजन लिमिटेड, मैं लेके आया, क्या, VIZION विजन लिमिटेड। क्या ये अलाउड होगा? ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है,
इसको अलाउड करेंगे नहीं। स्लाइड सा स्पेलिंग चेंज हुआ है, इसको हम अलाउड नहीं करेंगे। और देखो फोनेटिकल सिमिलर भी है, पर यहाँ पे बात क्या स्पेलिंग की हो रही है, वहां पे सिर्फ फोनेटिकल की हो रही थी। दोनों मोर और लेस सेम ही है। विजन लिमिटेड क्या स्पेलिंग चेंज है, अलाउड करेंगे नहीं करेंगे? आपने एस का जेड कर दिया, ये ऐसा नाम आपको रखने का कंपनी का अलाउड होगा नहीं, आर से अलाउड करेगी नहीं। आप समझिए। एक था रॉयल लिमिटेड, आपने क्या कर दिया, ROYALE, रॉयल लिमिटेड, स्पेलिंग चेंज कर दिया। क्या ये अलाउड होगा? ये आइडेंटिकल अलाउड नहीं होगा। रॉयल लिमिटेड सेम लग रहा है, खाली जरा सा स्पेलिंग चेंज है, आपको अलाउड करेंगे नहीं। वो आइडेंटिकल नेम है। क्या है वो? आइडेंटिकल नेम है। एट आइए आगे। ये मैं आपको पूरा डायरेक्ट ही लिखवा रहा हूँ, ये आपको लिखना है। तो क्या आपको फिर मॉड्यूल खोलने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट खोलने की जरूरत ना पड़े। समझ रहे हो? अच्छा, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन मतलब, समझिए, एक कंपनी का नाम था सनराइज लिमिटेड। मैं आया, बहुत होशियार छोकरा, बहुत होशियार। मैंने आरओसी को बोला अपने को नाम चाहिए क्या, सूर्योदय लिमिटेड। सनराइज लिमिटेड है, अब आए सूर्योदय लिमिटेड चाहिए अपने को। इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन क्या बोला? सनराइज लिमिटेड, लेकिन हम बोलेगा ये सूर्योदय, बोले ऐसा तो कोई नाम है ही नहीं। आरओसी ने बोला नहीं भाई, सनराइज लिमिटेड है, ये उसका आइडेंटिकल माना जाएगा, हम देखो ये नाम रखने देंगे नहीं। दूसरा आया, क्या बोला? दूसरे ने क्या बोला? दूसरे ने बोला भाई अपना ये एक नाम था ऑलरेडी, ग्रीन अर्थ लिमिटेड। एक भाई आए, बोले अपने को नाम चाहिए हरी पृथ्वी। क्या चाहिए? हरी पृथ्वी लिमिटेड। बोले ऐसा कोई नाम है नहीं। आरोसी ने बोला हरी पृथ्वी लिमिटेड भले नहीं है, ग्रीन अर्थ है, आइडेंटिकल माना जाएगा। क्यों? इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन है, ये नाम हम तुमको अलाउ करेंगे नहीं। क्या बोला आरोसी ने? ये नाम अलाउ करेंगे नहीं। आइए, एक और, आइए, एक और आइए भाई। डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ऑफ सेम वर्ड्स, ऐसा कुछ है। अगर एग्जाम्पल देता हूं मैं आप, एग्जाम्पल, रॉयल स्टे लिमिटेड, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है। मैं आया बहुत होशियार, वापस होशियार बनना आया। मैंने बोला अपने को नाम चाहिए स्टे रॉयल लिमिटेड। क्या ये नाम आइडेंटिकल है? बिल्कुल आइडेंटिकल है। क्या बोला आरओसी ने? कि भाई सेम वर्ड का डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के आओगे, हम आपको नाम अलाउड करेंगे नहीं। उसने क्या बोला था? रॉयल स्टे लिमिटेड, आप आ गए स्टे रॉयल लिमिटेड। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ऑलरेडी ऐसा है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कंपनी आप ऐसे इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। ये आपको नाम मिल जाएगा कहीं पे, आप देखोगे रॉयल स्टे है, कहीं पे स्टे रॉयल है, पर वो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी नहीं होगी, क्योंकि ये कंपनीज के लिए गाइडलाइंस है। समझ रहे हो तुम? और यूज ऑफ आर्टिकल्स, मतलब ए, आर्टिकल मतलब ए एन द, ये अलाउड नहीं होगा। मतलब ऑलरेडी एक कंपनी है, क्या नाम है उसका? अदानी लिमिटेड। में आया एन अदानी लिमिटेड, एक लात मारेगा आरओसी। क्या ये आइडेंटिकल है? आरओसी ने बोला ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, ये आपको अलाउड नहीं होगा। एन अदानी लिमिटेड, इससे कुछ नहीं होता भाई, इससे कुछ नहीं होता। यानी अभी समझ लो, अपनी अपनी जो काम है, फर्म है, दी हाउस ऑफ CS। समझ लो मेरी कंपनी है दी हाउस ऑफ CS लिमिटेड। अब कोई भाई आ गए होशियार, क्या करा उसने? उसने कर दिया हाउस ऑफ CS लिमिटेड, ध हटा दिया। क्या ये अलाउड करेगी? ये आइडेंटिकल है, इसको अलाउड नहीं करेंगे। एन ध, यानी आर्टिकल लगाना या हटा देना, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसको आइडेंटिकल नेम माना जाएगा। बराबर है? कौन सा था ये? 10वां, 11th। यूज ऑफ डिफरेंट टेंसेस, यानी अलग अलग टेंस में नाम लेके, क्या वो आइडेंटिकल है या अलाउड है, देख लेता है ये। अच्छा, एक कंपनी है ऑलरेडी, समझ लो क्या, ग्रो इंडिया लिमिटेड। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मैं आया, मैंने नाम बोला ग्रोइंग इंडिया लिमिटेड। क्या ये आइडेंटिकल है या नहीं? ये बिल्कुल आइडेंटिकल। क्या अलाउड होगा? नहीं होगा। समझ लो एक नाम था एडवांस, सिगरेट आती है मालूम?
बहुत पीते हो सारा तुम सिगरेट। दूर रहो, दूर रहो। एडवांस लाइट, छोटी एडवांस, है ना? मैं नहीं पीता हूँ भाई। दोस्त लोग पीते तो मेरे को मालूम ही नाम है। एडवांस इंडिया लिमिटेड। मैंने नाम रख दिया आगे। प्रपोज करा एडवांस्ड इंडिया लिमिटेड। क्या आइडेंटिकल है? बिल्कुल आइडेंटिकल है, ये अलाउड होगा नहीं। मतलब आप सिर्फ टेंस चेंज करके नहीं आ सकते हैं कि भाई ये ग्रो था, अब आगे ग्रोइंग, एडवांस था, अब आगे एडवांस्ड। तो ये सब करके आओगे तो आपको आइडेंटिकल माना जाएगा। नेम अलाउड हम करेंगे नहीं। क्या बोला? नेम अलाउड करेंगे नहीं। आ जाओ। एडिशन ऑफ नेम ऑफ प्लेस। समझ में आ गया? अगर ऐसा कुछ करके लाए हो, अब ये क्या है? एग्जांपल देता हूँ। समझ लो एक कंपनी है अदानी लिमिटेड। अब मैं आया, मैंने बोला अदानी केरला लिमिटेड, एक प्लेस का नाम इसमें ऐड कर दिया। क्या ये अलाउड है? ये अलाउड नहीं है, ये आइडेंटिकल है, ये बिल्कुल आपको अलाउड होगा नहीं। अच्छा, ये जो आइडेंटिकल वाली बात है, ये दूसरे पर्सन के लिए बात कर रहे हैं। मतलब अदानी लिमिटेड है, अब मैं जाऊंगा अदानी केरला लिमिटेड नाम लेना मना कर देंगे, पर खुद अदानी साहब जाएंगे कि भाई अदानी केरला लिमिटेड, हाँ भाई ले लो। उनका ही तो है, उनको क्या ऑब्जेक्शन होगा? उनको दे देगी वो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, अभी कोई गया कि भाई रिलायंस की दूसरी, जैसे अभी रिलायंस लिमिटेड है, रिलायंस केरला लिमिटेड, उनको दे देंगे भाई, उनका ही तो है। जिसका है वो जाएगा तो उसको मिल जाएगा। नया कोई आदमी जाएगा, अनरिलेटेड आदमी, तो उसको ये नाम नहीं मिलेंगे, बोलेंगे आइडेंटिकल है। अब मेरी कंपनी है, मेरे नाम से आइडेंटिकल थोड़ी होगा। अब मैं हूँ द हाउस ऑफ सीएस, मैं कल को जाऊंगा दी हाउस ऑफ सीए, मेरे को चाहिए नाम, मेरा ही है तो मेरे को मिल जाएगा। मैंने द हटा के हाउस ऑफ सीएस लिमिटेड, मेरे को ही मिल जाएगा, किसी और को नहीं मिलेगा। मेरे लिए मेरा नाम आइडेंटिकल थोड़ी है, किसी और के लिए वो आइडेंटिकल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आइए। 13। अब देखिए कितना जबरदस्त तरीके से हम पढ़ रहे हैं एमओए में। ऐसा आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि आप फिर कभी भूलोगे ही नहीं। पेपर पेपर मेकर सोचेगा एग्जामिनर के कहाँ से पूछूं। फिर कंपनी लॉ में वो ऐसे सेम पूछने लगेगा, बोले यार ये तो पास ही हो कर रहे हैं, इनको पूछो उल्टा सीधा। ऐसा होगा नहीं, लेकिन आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कंपनी लॉ कि 70+ तो ऐसे आएंगे, ऐसे। उससे ज्यादा फिर आप जितने ला सको। समझ रहे हो? ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखा दूं। यूज ऑफ पंक्चुएशंस। आप कोई पंक्चुएशंस यूज करते हो? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था, A, B, C लिमिटेड। क्या ये आइडेंटिकल माना जाएगा? बिल्कुल। क्या अलाउड होगा? नहीं होगा। समझ रहे हो? अच्छा। 14 लास्ट। यूज ऑफ वर्ड प्राइवेट। यानी समझ लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, मैं आया, मैंने बोला मेरे को चाहिए ABC प्राइवेट लिमिटेड। मिल सकता है क्या? नॉनसेंस। आइडेंटिकल है, नहीं मिलेगा। एक कंपनी थी ABC प्राइवेट लिमिटेड, मैं आया, मेरे को बोला नाम चाहिए ABC लिमिटेड। अलाउड होगा? नहीं, आइडेंटिकल है, ये अलाउड होगा नहीं। तो कितना हमने पढ़ा अभी? रूल 8(1) पढ़ लिया। क्या रूल 8(a) भी आज पढ़ ले? आज नहीं पढ़ेंगे, फिर ये लंबी बहुत क्लास हो जाएगी। अभी जितना टाइम अभी तक लगा, उतना टाइम रूल 8(a) में लग जाएगा। तो रूल 8 है, आज नहीं पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे। लेकिन 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 थोड़ा सा कुछ हम देखेंगे आज। क्या मैं आपको एक बात बताऊं? थोड़ा सा ज्ञान तो आपके लिए जरूरी है ना। आप देखो, इसमें क्या है मैं आपको बताऊं, एक चीज आप हमेशा अपने अंदर आदत डालो कि कहीं ऑब्जर्वर बनो। ऑब्जर्वर बोलने की ज्यादा वो मत रखो। कहीं भी बैठो, भले आपको पता है, आपको मालूम है कि वो जो बंदा बोल रहा है उससे ज्यादा मेरे को मालूम है, लेकिन फिर भी बैठे रहो, सुनो। आप सुनोगे तो कुछ नया जानने लगोगे, और जितना ज्यादा सुनोगे उतना नॉलेज लेवल बढ़ेगा। और ध्यान से, और सुनने के बाद उसको दिमाग में रखो, कुछ कुछ डाउट है तो उसके आगे रिसर्च करो, तो ऐसा नॉलेज लेवल आपका हो जाएगा कि फिर आपका कोई सानी नहीं रहेगा। समझ रहे हो? और कोशिश करो, मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेरे को ये बताइए, एक डॉट है, दूसरा डॉट है, ठीक है? अब ये डॉट से ये डॉट मैंने यहाँ मिला दिया, तो मेरे को बताइए क्या है? ये क्या है? अब इसके आपके बहुत सारे ओपिनियन होंगे। आप बोलोगे कि ये एक लाइन है, आप बोलोगे नहीं ये डॉट, एक डॉट से एक डॉट तक की एक डोरी है। कोई बोलेगा कि नहीं भाई ये तो वन है। कोई बोलेगा कि कुछ और। अब लेकिन मैं ये करूं, मैंने यहाँ लिख दिया, समझ लो 2, मैंने यहाँ लिख दिया 5। अब आदमी बोल पाएगा कि ये क्या लिखा है भाई, ये जो क्या था ये था 1,
और ये वैल्यू हो गई है 215। यानी इसके आसपास जब मैंने वैल्यू लगाया तब आपको उसकी पहचान हो गई कि ये क्या है। मैं ये क्या समझाना चाह रहा हूँ मालूम है? तुम्हारे आसपास तुम ये जो पर्सन हो, तुम हमारे आसपास कौन लोग हैं, तुम किन लोगों के साथ बैठते हो, उठते हो, किनके साथ ज्यादा वक्त स्पेंड करते हो, उसी से जज किया जाएगा तुम कैसे हो। एक चीज बोली जाती है कि एक जो आदमी है वो वो जैसे लोगों के साथ बैठता है उनके 5 लोगों का औसत होता है, उसके ऐसे 5 लोगों का एवरेज होता है। आप जैसे 5 लोगों के साथ रोजाना उठोगे बैठोगे आप उनके एवरेज बनोगे। अगर आप बिल्कुल निवरे, बिल्कुल आलसी ऐसे लोगों के साथ घूमोगे तो आप भी ऐसे बन जाओगे, क्योंकि उन्हीं का आप एवरेज बनोगे। आप ऐसे लोगों के साथ उठोगे, बैठोगे, रह रहे हो, बातचीत कर रहे हो, उनसे सीख रहे हो कि जो बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा उनका आईक्यू लेवल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वो हर चीज़ पे सॉल्यूशन मेकर है, तो आप भी वैसे आदमी बनोगे। आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे, उठोगे कि भाई प्रॉब्लम है, खाली प्रॉब्लम प्रॉब्लम करता है, तो आप भी ऐसे ही बन जाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है आपका सर्कल, ये उम्र में, जो भी आप एज में हो 20 से 25 की, आपका सर्कल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। देखो जब एक लड़का एक लड़की को लेके भागता है तो सबसे पहले वो दो तो भाग गए, उनको तो जब पकड़ेंगे तब पेलेंगे, सबसे पहले उसके दोस्तों को पेल देते हैं कि इसको तो मालूम होगा। तो ऐसे कोई लोगों के साथ मत बैठो कि जो उल्टा काम करे, सबसे पहले आप ही को पकड़ा जाएगा। और आप भले ही फिर कुछ ना करें। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐसे लोगों के साथ घूमता हूँ, 5 लोग जो पांचों 5 सिगरेट पीते हैं, पब्लिकली पीते हैं और लोग को मालूम है कि वो पीते हैं। किसी ने मुझे कभी देखा नहीं क्योंकि मैं पीता ही नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं उन्हीं के साथ पूरा दिन घूमता हूँ, तो इसको मान के चला जाएगा कि मैं भी सिगरेट पीता हूँ, और कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी मैंने होल्ड करा है लेकिन 2 महीने बाद पीने लग जाऊँ। क्योंकि आप जिनके साथ घूमोगे उनके औसत बन जाते हो, फिर मैं ऐसा ही काम करने लगूँगा। आप अगर ऐसे लोगों के साथ घूमोगे जो गज़ब है, जो गज़ब उनकी उनकी हॉबी है बुक रीडिंग करना। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरी पहले हैबिट नहीं थी बुक रीडिंग की, लेकिन मेरा एक दोस्त है रेहान, उसको प्यार से हम आसिम बोलते हैं। उसकी बहुत अच्छी हॉबी थी किताब रीड करने की। तो मैं और हम मैं मेरा सारा यानी कि अगर मैं घर में हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उसी के साथ हूँ, समझ लो तुम। यानी मैं बाहर निकला हूँ तो मैं उसी के साथ हूँ, और इसी घर में कलेश भी होता है कि अक्खा दिन मैं उसके साथ रहता हूँ, घर में टाइम नहीं देता वगैरह, वगैरह। और मैं उसी के साथ हूँ। तो अब मैं क्योंकि उसके साथ हूँ तो मेरी आदत पड़ गई किताब किताब पढ़ने की। ऐसी मेरी कोई अच्छी आदत है उसको लग गई। जिनके साथ आप रहोगे वैसी आदत आप पैदा करोगे। ये मेरा बताने का आपको मकसद था कि अभी टाइम है। अब 30 के बाद आदमी देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको एक चीज़ बताई ना, और ये गलती करने का वक़्त है। जैसे कोई आदमी सोचता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग से चलूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो, ये गलत है। आपकी अभी जो उम्र है ना 20 से 25, आपको जो सदमा खाना है, जो ज़ख्म खाना है वो इसमें आना चाहिए। मैं आप कल को आज 27 के हो जाएँगे और आपकी 27 तक की लाइफ़ बहुत फ्लुएंट रही, कुछ हुआ ही नहीं, एकदम फ्लुएंट, और 27 पे अगर कुछ कांड हुआ ना, आप ऐसे ब्रेक हो जाओगे, आप झेल नहीं पाओगे, क्योंकि आपने आज तक कुछ झेला नहीं है। यानी आपको आएगा ही नहीं कि इसको टैकल करके बाहर कैसे आऊँ भाई? टाइम भी नहीं होता है। आप 22 के थे, कुछ हुआ, आपके पास टाइम है, आप फिर से उठे, फिर से आपने सब रीबिल्ड कर दिया। लेकिन आप पहली बार 28 में टूटे हो। अब आपने तो पहले देखा भी नहीं है कि कैसे टूट रहे हैं, क्या है, कैसा है, कुछ सहा भी नहीं है। यहाँ से आपके पास टाइम भी नहीं होगा और ना आपके पास एबिलिटी होगी कि आप टूट के वापस खड़े हो जाओ। तो अगर ऐसा कुछ को सोच रहा है कि यार मैं तो 22 में था, इतना सारा बुरा, अरे ये तो अच्छा हो गया भाई तेरे साथ कि 28 में पहुंच के नहीं हुआ, 22 में ही हो रहा है। तो 22, 23, 24 की उम्र में यानी फुल रिस्क लो, फुल। अब ऐसा भी नहीं लेना है कि यार रिस्क सर ने बोला किसी को पता दो, रिस्क चाहिए अपने को, ऐसा नहीं। अपनी अपनी प्लानिंग के हिसाब से रिस्क लो, डरो मत, रिस्क लेने से डरो मत। फॉर एग्जाम्पल अभी आप छोटा-मोटा पैसा इन्वेस्ट करो, डूब गया, ठीक है, अच्छी है, लेकिन प्लानिंग से, फिर ऐसा नहीं कुछ भी। प्लानिंग के साथ काम करने के बाद अगर फेलियर आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्क लो। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई सिर्फ सीएस पढ़ रहा है, अगर उसका मन है लेकिन वो डर रहा है, साथ में सीए पढ़ डाल, अगर तेरे को लग रहा है तू कर लेगा, कर ले। ये उम्र है अभी 22, 23, 24, बाद में तू देखना कुछ मत करना ऐसा। अभी रिस्क ले ले, फेल भी हुआ तो तेरे पास एबिलिटी रहेगी, तेरे पास टाइम रहेगा कि तू खड़ा हो जावे। एक ग्रुप अगर तू रिस्क लेना चाहता है 2 ग्रुप दे दे, अगर तेरे को प्लानिंग है तेरे पास, तेरे को कॉन्फिडेंस है कि तू कर लेगा। हाँ, रिस्क तो है, ले ले, ले ले। क्या हुआ? फेल हो जाएगा, तो तेरे पास टाइम है, तू फिर से खड़ा होगा। ये सारी चीज़ें अभी 20 से 25 में मुमकिन है। 26, 27, 28 के जब हो जाओगे, शादी वगैरह हो जाएगी, ज़िम्मेदारी आ जाएगी, उस वक़्त टूट जाओगे तो बनाने का टाइम नहीं होगा, बना नहीं पाओगे। और उस वक़्त अगर पहली बार हुआ कि पहली बार ही टूटा है, पैन ढीली हो जाएगी भाई, समझ नहीं आएगा क्या करूँ? इस उम्र में टूटना, बिखरना, बिखर के वापस उभरना ज़रूरी है। अब ये नहीं कंपल्सरी कि टूटना ही है, लेकिन टूट गए तो इसको इसको तुम पॉजिटिव चीज़ समझो कि अच्छा ये उम्र में हुआ।
अगर किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, अच्छा ये उम्र में हुआ, तुम समझो, कभी हार्ट ब्रेक नहीं हुआ, बोल मैं तो बहुत सीधा आदमी हूँ, सीधा अपनी तो शादी हुई 28 की उम्र में, 29 की उम्र में डाइवोर्स हो गया, ऐसा कभी होवे ना, उभर नहीं पाओगे उससे, क्योंकि वो उम्र में वो उभरने वाली उम्र नहीं होती है, क्योंकि तुमने देखा ही नहीं शुरू से कि तकलीफ आई उससे खड़ा कैसे होना है, समझ रहे हो? तो रिस्क लो लाइफ में, लिमिटेड, कैलकुलेटेड, पर रिस्क लो, रिस्क लिए बिना नहीं, रिस्क लिए बिना काम मत करो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, ठीक है? थोड़ा बहुत तो जिगरा दिखाना पड़ेगा, करो, फेल होंगे, फिर से खड़ा हो, ये उम्र है, ठीक है? बहुत ज्ञान दे दिया, आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे हम आगे, एमओए एंड एओए को, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।